माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे ग्रामीण विकास के ऊपर जो अनुदान मांगों के लिए चर्चा है उसके विषय में बोलने का अवसर उपलब्ध करवाया है। हम सब लोग जानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। बुढ़ापा पेंशन बहुत बढ़िया है जिसकी मैं तो जी बुजुर्गों को ना किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता। बहुत बढ़िया पेंशन है रिया, अच्छा बढ़िया काम है सरकार का, और इससे ऊपर सरकार ना कभी आई ना कभी आने की। काम चल रहा बुढ़िया का सारे का, एक का नहीं सबका पेंशन है। बुजुर्ग आदमी नू किसी बात नहीं पसारना पड़ता, बच्चे नू तंग नहीं करना पड़ता, पैसे मिल जा, दवाई बुट्टी टाइम पर करने। हरियाणा में सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, जिसे हाल ही में 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,200 रुपए मासिक किया गया है। 10 फरवरी 2026 को बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1,098 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे 34.14 लाख लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है। वहीं सरकार की बुढ़ापा पेंशन से लाभान्वित बुजुर्गों का क्या कुछ कहना है, सुनिए उनकी जुबानी। बहुत ही बढ़िया फायदा जी, ऐसा तो फिर कभी फायदा होया भी नहीं। दवाई बुट्टी टाइम पर करने, कोई चीज लानी करनी हो अपने टाइम पर कर ले जी, जो अपना बुढ़ापे का अपना दवाई बुट्टी का काम चल जाए, अपने खाने पीने काम चल जाए, बहुत बढ़िया जी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन न सिर्फ बुजुर्गों को आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही है, बल्कि उनके सम्मान की रक्षा भी कर रही है। अब बुजुर्गों को अपनी दवाइयों के खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानते हैं सीएम नायब सैनी उनकी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं। ये सम्मान दिया है बुजुर्गों को। 11 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ा करके ये 3,200 रुपए मासिक किया है, 3,200 रुपए मासिक। और इसी प्रकार हमने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2,200 रुपए की बढ़ोतरी की। सशक्त हरियाणा, मजबूत हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में बच्चे हो या महिलाएं, युवा हो या बुजुर्ग, सबकी प्रगति और मजबूती के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। और हमारा जो देश है वो ग्रामीण आबादी की बहुलता वाला देश है। और हमारे चाहे आज़ादी की लड़ाई से पहले बड़े नेताओं की बात करें, जिसमें महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी जी भी गांव की तरक्की की बात करते थे, गांव के गरीब की तरक्की की बात करते थे। उस गरीब को, उस किसान को किस प्रकार से देश की मुख्य धारा में लेकर के आया जाए उसकी चिंता करते थे, ग्राम स्वराज का सपना वो देखते थे। इसके बाद हम बात करते हैं चौधरी छोटू राम की। उन्होंने भी देश के किसान के लिए भाखड़ा जैसे बड़े प्रोजेक्ट धरातल पर लेकर के आके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बड़े हिस्से में सिंचाई की व्यवस्था करने का काम किया, ताकि ग्रामीण जीवन के अंदर तरक्की आए, खुशहाली आए। हम बाद के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं तो चौधरी चरण सिंह एक बात कहते थे कि भारत की तरक्की का रास्ता गांव, किसान और किसान के खलियान से होकर के गुजरता है। इसलिए जब वो बात करते थे, चाहे सदन के अंदर बात करते थे, सदन के बाहर बात करते थे, तो मेरे जैसे युवा अवस्था के उस समय के या तरुणाई में जिनके मन के अंदर चिंता होती थी गांव, गरीब, किसान, मजदूर की, वो उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे और इस बात के बारे में कल्पना करते थे कि क्या आजादी के बाद इस प्रकार का कोई समय आएगा जब भारत के इन मूलभूत विषयों की चर्चा और चिंता राजनीति के लोग करेंगे और सदन के अंदर बैठ करके उनकी योजनाएं बनाएंगे। मुझे उससे आगे की बात ध्यान में आती है, माननीय उपसभापति महोदय, जब अटल बिहारी वाजपेयी माननीय देश के प्रधानमंत्री होते थे, उन्होंने इस देश के गांव की चिंता की। गांव हमारा सड़कों से जुड़ा हुआ नहीं था। ज्यादातर गांव, 6.5 लाख से ज्यादा पंचायतें हमारे देश में गणना में आती हैं, ज्यादातर के रास्ते कच्चे थे। अभी माननीय मंत्री जी शायद उठ करके बाहर गए हैं, शिवराज सिंह जी चौहान। मैं 2003 में इनके राघोगढ़ क्षेत्र में जब इनको उपचुनाव लड़वाया गया था, उसमें गया था काम करने के लिए।
लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जो उस साइड के बेंच पर बैठे हुए माननीय नेता हैं, आज वो उपस्थित नहीं है। उस प्रदेश के लंबे समय तक माननीय उपसभापति जी वो मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। उस राघोगढ़ क्षेत्र के गांव तक जाने के लिए रास्ता नहीं था। उन्हीं दिनों में श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, जो देश के लिए ग्राम सड़क योजना लेकर के आए और उन बातों की समग्रता के साथ चिंता की कि हमारे देश का विकास अगर करना है तो समग्रता के साथ उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। ये देश, वेदों के अंदर भी इस बात की चर्चा है, जमीन, जल, जलवायु, ये हमारी ग्रामीण क्षेत्र की तरक्की का आधार है, देश की तरक्की का आधार है। और ये मैं नहीं कहता। इन विषयों की अगर बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, क्योंकि कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था इस देश की है, तो ऋग्वेद में कहा है कि कृषि को धर्म का आधार माना जाए और समाज की रीढ़ माना गया है कृषि को, यह ऋग्वेद में कहा है। और मंत्र के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, अन्न बहु कुरुते, यानी कि ज्यादा अन्न का उत्पाद करो, क्योंकि यह समाज जीवन के लिए अति आवश्यक है। इसी प्रकार से ऋग्वेद के अंदर किसान की जब चर्चा आती है तो यह कहा गया है, अन्नाति यो अन्नाति न तम मित्रो न सखा जानाति यो अन्नाति। जो अन्न का उत्पादन करता है उसे साझा करता है, जिसकी चर्चा हमारे सदस्य जांगड़ा साहब ने की थी कि किस प्रकार से किसान के खेत से, खलिहान से अन्न जब घर आता था, उससे पहले वो लुहार को, कुम्हार को, नाई को, धोबी को, तेली को वो अन्न साझा करता था। इसकी चर्चा माननीय ऋग्वेद के अंदर कही गई है। उसमें कहा है, जो अन्न का उत्पादन करता है उसे साझा करता है, वही सच्चा मित्र और समाज का आधार है। इसी प्रकार से मान्यवर अथर्ववेद के अंदर भूमि को माता कहा गया है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। यह मंत्र भूमि के प्रति सम्मान और उसके संरक्षण का संदेश देता है, जिस संरक्षण की चिंता अटल बिहारी वाजपेयी जी के राज में जो शुरू हुई थी, जिसकी चर्चा चिंता पुराने हमारे नेता करते थे, अब नरेंद्र मोदी जी के राज में वो चिंता केवल चिंता नहीं, चिंतन के माध्यम से उसका समाधान हमारी सरकारें कर रही हैं। इसी प्रकार से कृषि कार्य की अगर हम बात करते हैं तो यजुर्वेद में कृषि कार्य को देवताओं का कार्य बताया गया है। इसमें कहा गया है कि समाज को अन्न उत्पादन में योगदान देना चाहिए और मंत्र के माध्यम से कहा भी गया है, कृषि मायम जगतम, यानी कि कृषि इस संसार का आधार है। इसी प्रकार से जल के संरक्षण की बात, जिसकी चिंता हमारी सरकार करती है माननीय महोदय, इसमें ऋग्वेद में जल को जीवन का स्रोत कहा गया है। इसमें नदियों, वर्षा और जलाशयों को पवित्र माना गया है और जल के संरक्षण के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं। मंत्र के माध्यम से कहा गया है, आपो ही स्था मयो भुव, यानी कि जल जीवनदायी है और आनंद का स्रोत है, इसलिए इसकी रक्षा करना हमारे लिए जरूरी है। मान्यवर, इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करते हैं तो पानी के संरक्षण की बात आती है। अथर्ववेद में जल के संचय के लिए तालाब, नहर और कुओं के निर्माण का जो उल्लेख मिलता है, उसके बारे में कहा गया है, आपो अमृतम, यानी कि जल अमृत है, इसलिए क्योंकि जल अमूल्य है, अमृत है और जीवनदायी है। इसके संरक्षण के लिए हमारी सरकारें काम करें, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। अगर यजुर्वेद की हम बात करते हैं, इसमें जल को पवित्र माना गया है। आपे पुनन्ते पृथ्वी, जल पृथ्वी को शुद्ध करता है। इसके ऊपर भी हमारी जो सरकार है वो निश्चित रूप से चिंता करती है। मान्यवर, अगर हम आगे बात करें, कृषि का जो योगदान है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, हमारे समाज के जीवन में, क्योंकि जो भोजन और पोषण का जो है वो मूल आधार अन्न है और अन्न कौन पैदा करता है? किसान पैदा करता है। देश की जो आर्थिक समृद्धि है, कृषि समाज को आर्थिक स्थिरता, समाज को कृषि से आर्थिक स्थिरता मिलती है, इस बात की चिंता भी हमारी सरकार करती है। और सामाजिक एकता, जिसकी चर्चा मैंने भी की और मैंने जांगड़ा साहब की बात को भी उद्धृत किया, सामाजिक एकता कृषि का मूल आधार है।
मान्यवर, एक किसान अपने खेत में पैदा करके कितने परिवारों का भरण पोषण करता है, ये हमारे इतिहास ने हमें सिखाया है। और हमारी सरकार इसी आधार पर नया एक मंत्रालय लेकर के आई है। सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से किस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी और हमारे यहां पर अभी बैठे थे हमारे राज्य मंत्री कृष्णपाल जी, इन लोगों ने सहकारिता के क्षेत्र में किस बारीकी से काम करते हुए कैसे पुनः उसी ताने बाने के आधार पर समाज को जोड़ने का काम किया जाए, इस बात के ऊपर पूरा फोकस किया हुआ है। मान्यवर, अगर हम आगे बात करते हैं इस सरकार की, तो निश्चित रूप में माननीय मंत्री जी अब आए हैं, मैंने राघोगढ़ की चर्चा की है कि इस प्रकार का एक क्षेत्र हमने देखा था 2000 में, जिसके लंबे समय से यहाँ मुख्यमंत्री रहे एक सदस्य, माननीय सदस्य यहाँ बैठते हैं, गांव में जाने का रास्ता उस क्षेत्र में नहीं था। यह हमारी सरकार के समय के अंदर संभव हुआ है। आज 6.5 लाख से ज्यादा पंचायतों के अंदर पक्का रोड उपलब्ध करवाने का काम किया है। इसी प्रकार से अगर ग्रामीण विकास के अनुदान मांगों के ऊपर हम बात करते हैं तो 2026-27 का जो हमारा इसमें बजट के अंदर प्रतिबद्धता दिखाई गई है, उसमें कृषि और कल्याण विभाग के लिए 2,32,561 करोड़ रुपए और कृषि अनुदान और शिक्षा विभाग के लिए 9,967.40 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। ये दिखाता है कि पूर्व के मुकाबले कितनी ज्यादा चिंता हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। ये किसान की बात करते मन, इन लोगों ने घड़ियालू आंसू बहाने का काम किया था। कभी इन लोगों ने किसान का 70,000 करोड़ रुपए का ऋण माफी करने की बात की थी, लेकिन वो एक बार का उपाय था, स्थायी उपाय नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने किसान के ऊपर ना तो कर्ज चढ़े, उसकी अर्थ माननीय मैं कंक्लूड करता हूं, ना तो उसके ऊपर कर्ज चढ़े बल्कि उसके परिवार की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इस बात के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने किसान के खाते के अंदर पैसा डालना शुरू किया, 11 करोड़ किसान परिवारों को 3.7 लाख करोड़ से अधिक का प्रत्यक्ष लाभ डीबीटी के माध्यम से देने का काम किया। तो मान्यवर, इस प्रकार की योजनाएं हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारे वेदों में जिस बात की महिमा की गई है, उसके आधार पर चलते हुए उन सभी विषयों की अगर चिंता की है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में की है। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखी गई अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं।